the unique. एक ऐसा चोर जिसने कम उम्र में ही पुलिस को छूना लगाना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में 6 प्लेन्स चुराए, वो भी एयरपोर्ट की रडार से बचकर। सड़कों से कई कार चुराई और कपड़ों की तरह कारों को बदलता चला गया, लेकिन लंबे समय तक पकड़ा नहीं गया। उसने दर्जनों स्टोर्स, रेस्टोरेंट, शॉप्स तक में चोरी की सेंध लगाई, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आया। लगभग 100 चोरी करने के बाद भी वो खुलेआम घूमता रहा और 2 साल तक पुलिस को अपने पीछे भगाता रहा। उसने पुलिस और कानून को मजाक बना दिया, जबकि जनता के लिए वो बन गया बेयरफुट बैंडिट, जिसकी कहानी आज भी दिलचस्पी से सुनी जाती है। तो कौन है ये शातिर चोर? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तारीख थी 29 अप्रैल, साल था 2008, जब रैंटन, वॉशिंगटन के एक डिटेंशन सेंटर में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। स्टाफ से लेकर कल्पिट्स तक सब गहरी नींद में डूबे हुए थे, लेकिन एक 17 साल का दुबला पतला लड़का भागने की तैयारी कर रहा था, जिसका नाम था कोल्टन हैरिस मोर। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटा नहीं था, बल्कि अपनी आज़ादी की स्क्रिप्ट लिख रहा था। जब पहरेदार अपनी गश्त पूरी कर गहरी नींद में डूबे, तो कोल्टन का खुराफाती दिमाग एक्टिव हो गया। उसने भागने से पहले अपने बिस्तर पर तकियों को ऐसे सेट किया जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। इसके बाद कोल्टन ने दबे पांव खिड़की का लॉक खोला, जो पहले से ही उसने लूज कर रखा था, इसलिए खिड़की आसानी से खुल गई और कोल्टन ने दूसरी मंजिल से अपनी आज़ादी की छलांग लगा दी। उसके कंधों पर बैग था, आंखों में फरार होने का जुनून, लेकिन पैर खाली थे, क्योंकि कोल्टन जानता था कि जूतों के निशान पुलिस को उस तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए उसने नंगे पैर भागने का फैसला किया और सीधे रोड से ना जाकर जंगल की गहराइयों से आगे बढ़ा और कुछ ही मिनटों में अंधेरे की आगोश में ऐसा समा गया कि पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पाई। अगली सुबह जब पेट्रोलिंग हुई तो स्टाफ को बिस्तर पर सिर्फ कंबल से ढके तकिए मिले। ये देख तुरंत कोल्टन की तलाश शुरू हुई और इसी कड़ी में पुलिस को कीचड़ और दलदली मिट्टी में कुछ नंगे पैरों के निशान दिखे, लेकिन जूते के नहीं। बस यहीं से कोल्टन बन गया बेयरफुट बैंडिट, यानी नंगे पैर वाला भगौड़ा, और हर न्यूज़ चैनल पर इस 17 साल के लड़के का नाम गूंजने लगा, जिसने इतनी छोटी उम्र में कई बड़े बड़े कांड किए थे। और आगे जो इसने कारनामे किए वो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थे। लेकिन कोल्टन था कौन और कैसे ये इतना मशहूर हुआ, ये जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1991 में, जब 22 मार्च को अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के माउंट वर्नन में कोल्टन हैरिस मोर का जन्म हुआ। और बचपन से ही कोल्टन ने सिर्फ मुसीबतें, गरीबी और वायलेंट एनवायरनमेंट देखा, क्योंकि कोल्टन के पिता गॉर्डन हैरिस मोर नशीली दवाओं और शराब के आदी थे, जो कई बार जेल भी जा चुके थे। लेकिन ना तो उन्हें बदनामी का डर था और ना ही अपने परिवार के भविष्य की चिंता। वो दिन रात नशे के दलदल में उलझे रहते थे, इसलिए परिवार में पैसों की तंगी बनी रहती थी। पिता तो लापरवाह थे ही, साथ ही कोल्टन की मां पामेला कोहलर भी बेरोजगार हैं। आर्थिक तंगी के बाद भी उन्होंने कोई नौकरी नहीं की, क्योंकि उन्हें भी शराब की लत ने घेर रखा था। वो इतनी ज़्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी उन्होंने जमकर शराब पी थी। इसी शराबी माहौल में कोल्टन ने आंखें खोली और हर रोज़ पेरेंट्स की गाली गलौज, मारपीट और आर्थिक तंगी का सामना किया। ये मुसीबतें तब और ज़्यादा बढ़ गई जब पिता गॉर्डन लड़ाई के बाद घर छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इस समय कोल्टन की उम्र महज 2 साल थी, जबकि माँ कुछ करती नहीं थी, इसलिए 2 लोगों के इस परिवार पर और मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। माँ पामेला ने कोल्टन को नज़दीकी सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला दिया, लेकिन ये स्कूल लाइफ भी कोल्टन के लिए आशीर्वाद नहीं अभिशाप रही, क्योंकि अक्सर उसे गंदे और फटे हुए कपड़ों की वजह से बुली किया जाता था। बच्चे उसकी गरीबी को लेकर मजाक उड़ाते थे, जिस वजह से कोल्टन का पढ़ाई में भी खास मन नहीं लगा। लेकिन हाँ, उसे एयरप्लेन के स्केच बनाने का बहुत शौक था और यही वो चीज़ थी जो उसे खुशी देती थी। पिता के चले जाने के बाद कोल्टन अपनी माँ के साथ कैमियानो आइलैंड के जंगलों में एक पुराने और टूटे फूटे ट्रेलर में रहने लगा और घर में इतनी पैसों की तंगी आ गई कि कई कई रातें कोल्टन को पानी पीकर ही गुजारनी पड़ी। लेकिन माँ पामेला को फिर भी अपने बच्चे पर तरस नहीं आया और ना ही उन्होंने कभी खुद कोई काम करने की कोशिश की। पामेला को सिर्फ इस बात की फिक्र रहती थी कि शराब खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा। इसी टेंशन में वो अक्सर कोल्टन के साथ भी मारपीट करती थी, यानी बच्चे को बचपन में जो माँ बाप का लाड़ प्यार मिलता है वो कोल्टन के नसीब में नहीं था। इसी सबसे तंग आकर कोल्टन अपनी माँ के साथ कम और जंगल की गहराइयों में ज़्यादा रहता था, लेकिन यहाँ भी खाना मिलना बहुत मुश्किल था। तब पेट पालने के लिए कोल्टन ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसे क्राइम की दुनिया में खींच ले गया। कोल्टन ने महज 7 साल की उम्र में जंगलों में बने खाली वेकेशन होम्स को लूटना शुरू कर दिया। वो इन घरों में चोरी करने के इरादे से नहीं, बल्कि भूख मिटाने के लिए घुसता था और सबसे पहले फ्रिज से खाना और पानी निकालता और सुकून से अपना पेट भरता। इसके बाद ठंड से बचने के लिए कंबल लेता और कभी कभार तो वहीं सो जाता था, जबकि कई बार तो उसने इन घरों में अपने कपड़े भी धोए। 8 से 10 साल की उम्र के दौरान कोल्टन ने पड़ोस के कोस्टेलिक परिवार के घर में बार बार चोरी की, जिसके लिए वो बहुत मशहूर हो गया।
लेकिन यहाँ से भी कोल्टन ने सिर्फ कुकीज़, फ्रोज़न पिज्ज़ा और आइसक्रीम यानी खाने का सामान ही चुराया था। लेकिन अब तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया, इसलिए कोल्टन के हौसले बुलंद होते चले गए। लेकिन पुलिस के कानों तक लगातार चोरियों की खबर पहुंच चुकी थी और 2001 में पुलिस के शक की सुई कोल्टन पर ही घूमने लगी, क्योंकि कई बार उसे वेकेशन होम्स के आसपास घूमते हुए देखा गया था। लेकिन कोई पक्का सबूत हाथ नहीं लगा था, इसलिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कोल्टन के स्कूल रिकॉर्ड्स में चोरी और तोड़फोड़ की 8 से ज़्यादा रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। इसलिए छठी क्लास में उसके क्लासमेट्स ने कोल्टन का नाम क्लिप्टो कोल्ट रख दिया था। कोल्टन को जहां मौका मिलता वो वहीं हाथ साफ कर देता और अक्सर क्लास में खामोश बैठा रहता था। बाहर से शांत दिखने वाला कोल्टन अंदर से बहुत शातिर था, जो अपना बचपन चोरी करके ही गुजार रहा था। कोल्टन ने अपनी माँ के पास जाना लगभग बंद कर दिया था। वो ज़्यादातर समय जंगल में टेंट लगाकर रहता था और यहीं पर चोरी किया हुआ सामान भी रखता था, जिनमें खाने पीने की चीज़ों के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न आइटम, कैश, क्रेडिट कार्ड भी थे, जिनसे वो अपनी ज़िंदगी को और आसान बना रहा था। लेकिन कोल्टन कभी एक जगह नहीं रुका, बल्कि उसने समय दर समय अपना ठिकाना बदला ताकि कभी पुलिस के हाथ ना लग सके। इसी चालाकी से उसने धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना शुरू किया। इसी बीच कोल्टन की नज़र फायर स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन से चलने वाले थर्मल इमेजिंग कैमरे पर भी गई। दरअसल फायर फाइटर्स इन कैमरों के जरिए दीवारों के पीछे छुपे लोगों को आसानी से देख लेते थे और यही बात कोल्टन को अट्रैक्ट कर गई और उसने ये कैमरा चुरा लिया। वो भी इसलिए ताकि वो घरों में दाखिल होने से पहले ये पता लगा सके कि जिन घरों को वो लूटना चाहता है उसके अंदर कोई मौजूद है या नहीं। इसी सोच के साथ उसने इस कैमरे को अपनी सूझबूझ से और भी ज़्यादा एडवांस और सिक्योर बना लिया था और चोरी के लिए एक दूरबीन भी चुरा ली थी। इतना ही नहीं, कोल्टन ने चुराए हुए क्रेडिट कार्ड से $1000 में एक नाइट विजन गॉगल भी खरीद लिया था, ताकि रात के अंधेरे में उसे सब साफ नजर आए। यानी खाना चुराने से शुरू हुआ ये सफल अब कैश, क्रेडिट कार्ड और महंगे सामान तक पहुंच चुका था। कई सालों तक कोल्टन इसी तरह चोरी करके अपनी लाइफ गुजारता रहा और अलग अलग आइलैंड के जंगलों में टेंट लगाकर रहता था। उसने कई आइलैंड्स में बने घरों और शॉपिंग एंड फूड स्टोर्स में चोरी की सीन लगाई। लेकिन जब वारदातें ज़्यादा बढ़ने लगी और हर रोज़ दर्जनों चोरी की शिकायतें पुलिस स्टेशन में दर्ज होने लगी, तो पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई और सबसे पहला शक कोल्टन पर था, क्योंकि रिकॉर्ड से पता चला था कि कोल्टन कई चोरियां कर चुका है। इसलिए पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन हाँ, पुलिस के हाथ कोल्टन के फिंगरप्रिंट्स और उसकी एक तस्वीर लग चुकी थी। इसलिए पुलिस ने कोल्टन के बैकग्राउंड को खंगाला और तब उन्हें कोल्टन की माँ और स्कूल के बारे में पता चला, जहां पुलिस ने कोल्टन के बारे में तहकीकात की। और तब पुलिस को पता चला कि कोल्टन ना तो अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहता है और ना ही स्कूल में उसकी कोई खास एक्टिविटी है, बल्कि स्कूल में कई बच्चों ने उसकी चोरी की आदत के बारे में बताया। साथ ही ये रिवील किया कि उसने स्कूल में तोड़फोड़ की थी और लैपटॉप, सीडी भी चुराई थी और इस काम में स्कूल के 3 स्टूडेंट्स ने उसकी मदद की थी। ये जानने के बाद जब पुलिस ने उन तीनों स्टूडेंट्स से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कोल्टन को इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड बताया। जिसके बाद पुलिस ने कोल्टन के घर पर दबिश दी और खोजबीन में स्कूल से चोरी किया गया सामान मिल गया। इसी के साथ पुलिस को एक महंगा कैमरी यानी वीडियो कैमरा भी मिला, जिसे कोल्टन ने अपने पड़ोसी के घर से चुराया था। हालांकि पड़ोसी को भी कोल्टन पर शक था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए पड़ोसी ने खामोश रहना बेहतर समझा। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि अब तक जो चोरियां हो रही थी उनमें कोल्टन का ही हाथ था, इसलिए पुलिस ने कोल्टन पर चोरी का मामला दर्ज किया। लेकिन कोल्टन उनके हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो घर पर मौजूद नहीं था। सिर्फ उसकी माँ पमेला ही घर पर अकेली थी, जिन्होंने पुलिस को छानबीन करने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस नहीं मानी और जब तलाश शुरू हुई तो सामान के साथ कोल्टन का सच भी बाहर निकल आया। लेकिन अभी असली मास्टरमाइंड गायब था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। पुलिस अच्छे से जानती थी कि कोल्टन की कमजोरी है भूख, और खाना ढूंढने के लिए वो जरूर बाहर निकलेगा। बस इसी कमजोरी को भांपकर पुलिस ने एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का भेज लिया और उसके घर के पास जाल बिछाया। जैसे ही कोल्टन खाने की तलाश में दबे पांव घर की तरफ आया, पुलिस ने उसे दबोच लिया। इस तरह 12 साल की उम्र में पहली बार कोल्टन पुलिस के हाथ आया और नाबालिग होने की वजह से उसे जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया, जहां उसे 10 दिन की जेल और सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई गई। लेकिन ये 10 दिन की सजा उसके लिए किसी हॉलिडे पैकेज की तरह थी, जहां उसे ना तो खाने की फिक्र थी और ना ही रहने की। सजा मिलने के बाद भी कोल्टन में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि सजा पूरी करने के बाद वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया और उसे उसके पुराने स्कूल से निकालकर लिंकन हिल अल्टरनेटिव स्कूल भेज दिया गया। ये स्कूल उन बच्चों के लिए था जिनका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों से अलग था। लेकिन इस स्कूल में कोल्टन का मन नहीं लगा, इसीलिए वो अक्सर स्कूल में एब्सेंट ही रहता और 9वीं क्लास तक आते आते उसने पूरी तरह स्कूल छोड़ दिया।
स्कूल छोड़ने के बाद वो ज़्यादातर समय कैमावेनो आइलैंड के जंगलों में बिताने लगा, क्योंकि यहाँ उसे ना तो कोई कहने सुनने वाला था और ना ही किसी तरह की रोक टोक थी। वो जंगलों में खुद को आज़ाद पंछी मानता था और हफ्तों हफ्तों तक घर नहीं जाता था। वो अपने पास मौजूद नाइट विजन गॉगल्स, पुलिस स्कैनर्स और सर्वाइवल गियर का इस्तेमाल करता था ताकि पुलिस से एक कदम आगे रह सके। वो खाने के साथ साथ घरों से कीमती लैपटॉप, आईपॉड और डिजिटल कैमरे चुराने लगा था और पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से कोल्टन ने चोरी करना और क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करना सीख लिया था। लेकिन अब भी उसे पुलिस के पकड़े जाने का डर सताता रहता था, क्योंकि एक तो उसकी उम्र कम थी, इसीलिए पुलिस को कैसे चकमा देना है ये अभी कोल्टन को अच्छे से नहीं आता था। दूसरा, उसे किसी मेंटर की ज़रूरत थी जो उसे चोरी की दुनिया की बारीकियां समझाए, और उसकी ये दूसरी मुराद जल्द ही पूरी भी हो गई। दरअसल 2006 के आसपास जब कोल्टन करीब 15 साल का था और स्कूल छोड़ चुका था, इसी बीच कोल्टन की मुलाकात हुई हार्ले डेविडसन आयरन विंग से, जो पहले वाले स्कूल में कोल्टन के साथ ही पढ़ता था। उस वक्त दोनों के बीच दोस्ती गहरी नहीं थी, लेकिन हाँ, दोनों का माइंडसेट एक जैसा था। दोनों का ध्यान पढ़ाई में कम लगता था। हार्ले को एक टफ लड़का माना जाता था, जबकि कोल्टन को एक शांत लेकिन खतरनाक चोर के रूप में पहचान मिल चुकी थी, और यही पहचान 2006 में दोनों को एक क्राइम पार्टनर के रूप में एक साथ लेकर आई। कोल्टन कुछ समय पहले जुवेनाइल डिटेंशन में सज़ा काट कर आया था। इसके बाद ही कैमावेनो आइलैंड के जंगलों और सुनसान रास्तों पर दोनों बागियों की मुलाकात हुई। अब क्योंकि दोनों की सोच इलीगल एक्टिविटी, चोरी चकारी में ज़्यादा एक्टिव थी, इसीलिए दोनों ने हाथ मिला लिया और हार्ले ने कोल्टन को ट्रेन करना शुरू कर दिया। हार्ले ने कोल्टन को सिखाया कि बिना शोर किए घरों और दुकानों के ताले कैसे तोड़े जाते हैं। साथ ही ये बताया कि पुलिस की फ्रीक्वेंसी कैसे ट्रैक की जाती है, ताकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से गायब हुआ जा सके। इतना ही नहीं, नंगे पैर रहने का आइडिया भी इसी दौरान और मजबूत हुआ, क्योंकि जूतों के निशान से पुलिस साइज और ब्रांड पहचान लेती थी, लेकिन नंगे पैर पहचानना नामुमकिन था। इसीलिए नंगे पैर चोरी करने का तरीका शुरू हो गया। हार्ले और कोल्टन ने मिलकर इलाके के अमीर और आलीशान घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हार्ले का फोकस पैसों पर होता था, लेकिन कोल्टन का खाने और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसिव और यूजफुल डिवाइसेस चुराने पर। हार्ले के साथ रहने के दौरान कोल्टन अच्छे से सीख चुका था कि चुराए गए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है। कोल्टन ने इन्हीं पैसों से फ्लाइट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर और कई डिवाइसेस भी मंगवाई, और गुरु चेले की ये जोड़ी खूब धड़ल्ले से चोरी करने लगी। लेकिन ये जोड़ी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और 9 फरवरी 2007 को इनका ये खेल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। दरअसल 15 साल का कोल्टन जब 9 फरवरी को एक घर में चोरी करने गया तो उसने एक गलती कर दी, और वो थी लाइट ऑन करना। जबकि हार्ले ने उसे सख्ती से समझाया था कि वो जब भी किसी घर में चोरी को अंजाम दे, कभी भी लाइट ना चलाए। पर शायद कोल्टन को खुद पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि उसे पकड़े जाने का डर ही नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। क्योंकि जब पड़ोसियों ने घर की लाइट जलती हुई देखी तो उन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि इस घर में रहने वाला परिवार यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर लाइट किसने जलाई। ये देख तुरंत उनके दिमाग में कोल्टन का चेहरा घूमने लगा और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। अब क्योंकि पुलिस तो कोल्टन की तलाश में थी ही, साथ ही हार्ले के बारे में भी पुलिस को पता चल चुका था, इसीलिए पुलिस दोनों को पकड़ने की उम्मीद में तुरंत क्राइम सीन पर पहुंच गई और टीम ने चारों तरफ से घर को घेर लिया और हाथ में बंदूक लिए जब पुलिस वाले घर के अंदर पहुंचे तो ये देख बड़े हैरान हुए कि कोल्टन इत्मीनान से बिस्तर पर सोया हुआ है। उन्होंने उसे उठाया और हथकड़ियां पहनाकर अपने साथ ले गए। अब तलाश थी तो छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने वाले हार्ले की, जिसके पुलिस ने पोस्टर जगह जगह चिपका दिए। हार्ले भी समझ चुका था कि अगर वो छुप भी जाता है तो कोल्टन उसके खिलाफ गवाही दे सकता है, इसीलिए महज 48 घंटे बाद ही हार्ले ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और खुद कोल्टन के खिलाफ गवाही देते हुए कहा कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोल्टन ही है, वो तो बस उसकी मदद करता है। हार्ले ने ये गवाही इसीलिए दी ताकि उसे कम से कम सजा मिले, और हुआ भी ऐसा ही। चोरी के जुर्म में हार्ले को सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई गई, जबकि कोल्टन पर 23 अलग अलग चोरियों और एक मर्सिडीज चुराने की कोशिश का आरोप लगा, और इस बार 10 दिन की नहीं बल्कि 3 साल जितनी लंबी सजा सुनाई गई, जो उसे ग्रीन हिल स्कूल यानी एक सुरक्षित जुवेनाइल जेल में पूरी करनी थी। लेकिन कोल्टन घबराया नहीं और ना ही कभी वायलेंट हुआ, बल्कि उसने बहुत ही शांति से अपनी सज़ा पूरी करने का फैसला किया। कोल्टन दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग था। वो ना कभी किसी से लड़ाई झगड़े में उलझा और ना ही कभी स्टाफ को तंग किया। वो अपना ज़्यादातर समय किताबें पढ़ने और हेलीकॉप्टर की पेंटिंग बनाने में गुजारता था। उसे एविएशन से खास दिलचस्पी थी, इसलिए वो डिटेंशन सेंटर की लाइब्रेरी में भी ज़्यादातर एविएशन से जुड़ी किताबें ही पढ़ता था। उसने प्लेन्स के तकनीकी मैनुअल चुरा लिए थे और उन्हें रटना शुरू कर दिया था, ताकि वो समझ सके कि इंजन कैसे काम करता है और कंट्रोल पैनल के बटन क्या काम करते हैं। वो एविएशन वीक और फ्लाइंग जैसी मैगजीन को डेली पढ़ता था। उसने खुद को डिसिप्लिन और मॉडल कैदी के रूप में पेश किया, और इसी शांत बर्ताव की वजह से उसे कंप्यूटर चलाने की भी परमिशन मिल गई, जहां उसने फ्लाइट सिमुलेशन गेम्स के जरिए विमान उड़ाने, मोड़ने और लैंड कराने की बारीकियां सीखीं। साथ ही डिटेंशन स्टाफ के सामने खुद को बदलने का नाटक किया ताकि उसकी सज़ा कम कर दी जाए।
हालांकि सज़ा तो कम नहीं हुई, लेकिन 10 महीने बाद उसके गुड बिहेवियर की वजह अप्रैल 2008 में उसे कम सिक्योरिटी वाले सेंटर ग्रिफिन होम में भेज दिया गया, जहां का माहौल एकदम घर जैसा था। अधिकारियों को लग रहा था कि कोल्टन अब सुधर गया है, इसलिए उसे हाई सिक्योरिटी में ना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यही अधिकारियों की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। यहाँ रहने के दौरान कोल्टन ने हर चीज़ पर निगरानी बनाए रखनी शुरू कर दी। उसने पेट्रोलिंग का समय, गार्ड्स की तैनाती और सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से समझ लिया, और ये भांप लिया कि कब सिक्योरिटी टाइट होती है और कब कम। महज 10 दिन बाद 29 अप्रैल 2008 को कोल्टन ने अपने बैग में सारा सामान रखा और खिड़की से कूदकर भाग निकला। इस समय पहरा ना के बराबर था। पेट्रोलिंग अधिकारी गहरी नींद में था और सब कुछ कंट्रोल में था, इसलिए किसी को कोल्टन के भागने की खबर नहीं लगी, और जाने से पहले उसने तकियों को ऐसे सेट करके चादर से ढक दिया मानो कोई सो रहा हो। रात भर डिटेंशन सेंटर में सब सुकून की गहरी नींद सोते रहे, और कोल्टन जंगल के रास्ते उनकी पहुंच से काफ़ी दूर निकल गया। सुबह जब हाजिरी का वक्त हुआ और स्टाफ मेंबर ने उसे उठाने की कोशिश की, तो खुलासा हुआ कि कोल्टन अपने कमरे में नहीं है। उसे चारों तरफ ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं था। लेकिन हाँ, खिड़की खुली थी, जिससे यकीन हो गया कि कोल्टन इसी खिड़की से भागा है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को खबर दी गई, और जब पुलिस टीम ने गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान देखे, तो उन्हें समझ आया कि ये फुटप्रिंट्स कोल्टन के हैं, जो जंगलों की तरफ जाकर खत्म हो रहे थे। यहीं से कोल्टन को एक नया नाम मिला, बेयरफुट। इस फरारी के कुछ समय बाद ग्रिफिन होम के पास के एक इलाके से चोरी की रिपोर्ट भी आई। वहां से कुछ खाने का सामान और एक साइकिल चोरी हुई थी। चोरी का तरीका बिल्कुल कोल्टन जैसा था, इसलिए अब पुलिस को समझ आ गया कि कोल्टन की चोरी का चैप्टर रीओपन हो गया है। हालांकि पुलिस का यह भी मानना था कि कोल्टन जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसके पास ना पैसे थे और ना सवारी। लेकिन कोल्टन ने अपनी सर्वाइवल ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और सीधे उन घने जंगलों में ओझल हो गया, और 2 साल तक पुलिस के हाथ नहीं लगा। कोल्टन ने बेधड़क होकर एक के बाद एक कई चोरियों को अंजाम दिया और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आया। इसी बीच उसने एक जाने माने स्टोर पर भी डाका डाला और 2nd फ्लोर की खिड़की से अंदर घुस गया। वहां से कोल्टन ने जरूरी इक्विपमेंट और कैश चुराया, जो करीब $3000 से ज्यादा था। हालांकि जब पुलिस तफ्तीश के लिए स्टोर पहुंची, तो कोल्टन उनके हाथ नहीं लगा। फरारी के लगभग 3 महीने के बाद एक रात कोल्टन चोरी करने के लिए एक अमीर घर में घुसा, जहां उसकी नजर ब्रांडेड काली मर्सिडीज बेंच पर पड़ी। बस फिर क्या था, कोल्टन ने इसे भी चुरा लिया और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार में रोड पर दौड़ाने लगा। पुलिस ने इस कार को नोटिस कर लिया और इसका पीछा करने लगी। जब कोल्टन ने अपने पीछे आती पुलिस की गाड़ी को देखा, तो तुरंत वो कार से भाग निकला और कार पेड़ से टकरा गई। ये देख पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन अफसोस कोल्टन उनके हाथ नहीं लगा और चोरियां बदस्तूर जारी रहीं। हर बार वो अलग अलग जगह पर चोरी करता रहा, और एक बार तो उसने एक पुलिस कार से मशीन गन भी चुरा ली। वक्त के साथ कोल्टन बेबाक, निडर और खतरनाक होता जा रहा था, इसलिए पुलिस ने उसकी तलाश में कोई लापरवाही नहीं बरती। पुलिस कार, स्क्वाड डॉग टीम और हेलीकॉप्टर की मदद से उसे जंगलों में तलाशा गया, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पुलिस को कोल्टन का नामो निशान तक पता नहीं चल पाया। ये देख FBI भी इस केस में शामिल हो गई, लेकिन फिर भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसलिए अब पुलिस ने इनाम की घोषणा की और खुलकर कहा कि जो भी कोल्टन के बारे में बताएगा उसे $500 का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने न्यूज चैनल पर भी कोल्टन की खबर पब्लिश करवा दी, और महज एक 17 साल का लड़का चारों तरफ सुर्खियों में आ गया। अब पुलिस और FBI तो उसकी तलाश में थी ही, साथ ही आम जनता भी इनाम के लालच में सड़कों पर उसे ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ कोल्टन मजे से चोरियां करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था और कुछ ऐसा प्लान कर रहा था जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। दरअसल अब कोल्टन अपने एविएशन पैशन के पीछे भाग रहा था। उसने एविएशन की बारीकियां सीखने के लिए एक लैपटॉप भी हासिल कर लिया था। उसे इतना तो समझ आ गया था कि प्लेन उड़ता कैसे है, लेकिन इस नॉलेज को रियल में टेस्ट करने के लिए अब एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। कुछ समय तक एविएशन मैनुअल पढ़ने और फ्लाइट सिमुलेशन गेम खेलने के बाद कोल्टन ने एक एयरपोर्ट पर नज़र रखना शुरू कर दिया था। ये एक बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था, जहां लोग अपने प्लेन्स को खड़ा करते थे, इसलिए यहाँ कोई टाइट सिक्योरिटी नहीं थी। बस यही मौका कोल्टन के लिए लकी साबित हुआ। वो कभी कभी चुपके से एयरपोर्ट में घुसकर यूज़र गाइड चुरा लेता और भाग जाता। कोल्टन इन मैनुअल्स को बड़े चाव से पढ़ता था और अब तक प्लेन उड़ाने के तरीके को अच्छे से समझ चुका था कि कैसे कब लैंड करना है और कब टेक ऑफ। अब बस रियल टेस्ट की ज़रूरत थी, इसलिए कोल्टन ने एक रात एयरपोर्ट में घुसने का फैसला किया और रात के गुप्त अंधेरे में एयरपोर्ट के उस हिस्से में दाखिल हो गया जहां कई सारे प्लेन्स खड़े हुए थे। लेकिन कोल्टन की नज़र ऐसे प्लेन को ढूंढ रही थी जिसे वो आसानी से उड़ा पाए। कुछ देर की खोजबीन के बाद आखिरकार कोल्टन को एक सूटेबल प्लेन नज़र आया और कोल्टन तुरंत उसे रनवे पर ले आया और यहाँ पहली बार उसने प्लेन को चलाना शुरू किया और धीरे धीरे ज़मीन से हवा में उड़ान भरने लगा। सोचिए, एक टीनेजर सिर्फ मैनुअल पढ़कर प्लेन उड़ा रहा है,
सोचकर ही कितना अनबिलीवेबल और इम्पॉसिबल लगता है ना। लेकिन कोल्टन ने इसी इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल कर दिखा दिया था और ये साबित किया था कि प्लेन उड़ाने के लिए कोर्स या पढ़ाई की नहीं, जुनून और सच्ची लगन की ज़रूरत होती है। कोल्टन बहुत समझदार और डेयरिंग किस्म का इंसान था, जिसने बिना किसी मेंटोर और बिना कोई सुरक्षा के प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया था, वो भी इस बात की बिना फिक्र करते हुए कि अगर प्लेन क्रैश हो गया तो क्या होगा। हालांकि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्लेन ज़मीन से 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो इस प्लेन को रडार ने क्यों नहीं पकड़ा। तो इसके पीछे भी एक नहीं अनेक वजह थी। दरअसल रडार की लहरें पहाड़ों और इमारतों से टकराकर वापस आ जाती हैं, जिसे रडार होराइजन कहते हैं। कोल्टन ने अक्सर पहाड़ों के बीच और जंगलों के ऊपर काफ़ी कम ऊंचाई पर विमान उड़ाया, जिससे रडार उसे पकड़ने में नाकाम रहे। उसने ऑर्कस आइलैंड जैसे छोटे और कम सुरक्षा वाले हवाई अड्डों को चुना, जहां एटीसी की वैसी कड़ी निगरानी नहीं होती जैसी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर होती है। रडार खास तौर पर प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर से मिलने वाले सिग्नल के जरिए उसे पहचानता है, लेकिन कोल्टन ने अपनी सेल्फ ट्रेनिंग से प्लेन के ट्रांसपॉन्डर को बंद कर दिया था। इन्हीं सब वजहों से रडार प्लेन को ट्रैक नहीं कर पाया। कुछ देर तक कोल्टन फुल एंजॉयमेंट के साथ प्लेन उड़ाता रहा और फ्यूल टैंक पर ध्यान नहीं दिया, जो लगभग खाली हो चुका था। जब उसे फ्यूल के खत्म होने का एहसास हुआ तो उसने तुरंत प्लेन को लैंड करने का फैसला किया, जो सबसे मुश्किल फेज था। उसके पास अब खुले मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि फ्यूल खत्म होते ही प्लेन बुरी तरह से ज़मीन पर गिर गया। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने कोल्टन का भरपूर साथ दिया और वो क्रैश के बाद भी हल्की फुल्की चोट के साथ प्लेन से बाहर निकल आया और अपनी जान बचा ली। प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो गया था, इसलिए कोल्टन उसे वहीं छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ा, लेकिन अपने पीछे एक और नई कहानी छोड़ गया। दरअसल अगले दिन जब एयरपोर्ट स्टाफ को प्लेन कहीं भी नजर नहीं आया तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी और बताया कि रात के अंधेरे में किसी ने उनका प्लेन चुरा लिया है। चोरी का नाम सुनते ही पुलिस का शक कोल्टन पर गया, क्योंकि पुलिस जान चुकी थी कि कोल्टन को प्लेन से काफ़ी लगाव है और चोरी करना उसकी आदत है। इसलिए पुलिस के लिए प्लेन चोरी का प्राइम सस्पेक्ट कोल्टन ही बन गया। हालांकि अभी तक कोल्टन सिर्फ घर और स्टोर्स में डाका डाल रहा था, इसलिए पुलिस प्लेन चोरी होने पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई कि भला एक 17 से 18 साल का लड़का बिना एविएशन की पढ़ाई किए कैसे प्लेन उड़ा सकता है। जांच पड़ताल के दौरान एयरपोर्ट स्टाफ से पुलिस को पता चला कि उस प्लेन में ज़्यादा फ्यूल नहीं था, इसलिए हो सकता है कि प्लेन आसपास ही मौजूद हो। ये जानने के बाद पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस का ज़्यादातर फोकस जंगलों पर ही था, क्योंकि कोल्टन जंगलों में ही छुपकर रहता था। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान एक रात पुलिस जंगल की गहराइयों में घुस गई, जहां उन्हें एक टेंट लगा हुआ दिखाई दिया। ये देख पुलिस ने तुरंत उस पर छापा मारा और किस्मत से उन्हें कोल्टन मिल भी गया। लेकिन चालाक कोल्टन ने पुलिस को पास आने से पहले ही रोक दिया और पकड़े जाने से पहले वहां से भाग निकला। हालांकि पुलिस ने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल का किंग कोल्टन जंगल के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वो पुलिस को चकमा देकर जंगल में ही हवा की तरह गायब हो गया। लेकिन हाँ, पुलिस के हाथ उसका सामान लग चुका था। पुलिस ने जब टेंट चेक किया तो उन्हें अंदर से कई सारा सामान मिला, जिनमें एविएशन मैनुअल भी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। एविएशन मैनुअल को देखकर अब पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा कि हो सकता है प्लेन चोरी करने के पीछे कोल्टन का ही हाथ हो, क्योंकि जिन मॉडल्स के बारे में वो पढ़ रहा था उसी मॉडल का प्लेन चोरी हुआ था। इसके बाद कोल्टन फिर से एयरपोर्ट गया और दोबारा एक और प्लेन चोरी करके भाग गया। इस बार उसकी मंजिल थी वॉशिंगटन स्टेट का एक पड़ोसी द्वीप। कोल्टन आसानी से इस द्वीप पर लैंड हुआ और सुपरमार्केट में जाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। लेकिन सुपरमार्केट में लगे कैमरों ने उसे सामान चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसमें साफ नजर आया कि कोल्टन अपने हाथ में एक बड़ी लोहे की रॉड पकड़े हुए हैं। कोल्टन को इसी गोदाम में एक फोरलिफ्ट भी मिली, जिसका इस्तेमाल उसने एटीएम को उठाने में किया। फोरलिफ्ट से कोल्टन ने एटीएम का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर रखे सारे पैसे चुरा लिए। ऐसी ही बड़ी बड़ी चोरियां कोल्टन ने कई शॉप्स और स्टोर्स में की और हर जगह से पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट बरामद कर लिए। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि कोल्टन इसी आइलैंड पर रहकर चोरियों को अंजाम दे रहा है और प्लेन की घटना भी उसी से जुड़ी है। जब ये खबर मीडिया में आई तो हर कोई ये जानकर हैरान रह गया कि बिना ट्रेनिंग लिए कोल्टन प्लेन उड़ाना कैसे सीखा। कोल्टन के शार्प और डेयरिंग अंदाज की वजह से वो पूरे आइलैंड और आइलैंड के बाहर मशहूर हो गया और लोग उसे बेयरफुट बैंडिट कहने लगे, क्योंकि वो ज़्यादातर चोरियां नंगे पैर ही करता था। ये अंदाज उसका इतना फेमस हो गया कि बेयरफुट बैंडिट पर गाने बनने लगे। सोशल मीडिया पर उसे कल्पिट नहीं बल्कि सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाने लगा। दीवारों पर उसकी तस्वीरें बनने लगी। ये पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग टी शर्ट पर भी कोल्टन की तस्वीर प्रिंट करके बेचने लगे। अपनी बढ़ती इस फैन फॉलोइंग से कोल्टन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और पुलिस को चिढ़ाने के लिए उसने स्टोर मार्केट में चोरी करने के बाद चौक से फुटप्रिंट बना दिए ताकि पता चल सके कि कोल्टन आया था। कोल्टन की बढ़ती हिम्मत देखकर पुलिस ने भी सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, जिस वजह से कोल्टन ने आइलैंड छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक पर पुलिस का पहरा था, इसलिए कोल्टन ने इस बार प्लेन की जगह बोट चुराई और समुद्री सीमा पार करते हुए आइलैंड से कनाडा की तरफ रवाना हो गया।
वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात दो लड़कों से हुई जो कोल्टन के दोस्त बन गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोल्टन आम इंसान नहीं बल्कि भगौड़ा और खतरनाक चोर है। लेकिन जब उन्होंने न्यूज़ रिपोर्ट्स में अमेरिकन भगौड़े के रूप में कोल्टन के बारे में पढ़ा तो वो हैरान रह गए। कुछ समय तक कनाडा में रहने के बाद जब कोल्टन को लगने लगा कि मामला ठंडा पड़ गया है, तो उसने फिर से एक और बोट चुराई और कनाडा से अमेरिका लौट आया और कार चुराने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अब कोल्टन पहले से काफ़ी चालाक हो गया था। उसने कभी एक कार को ना तो लंबे समय तक इस्तेमाल किया और ना ही पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाया, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी कैमरे उसे कैप्चर कर सकते थे। वो सिर्फ कार के फ्यूल खत्म होने तक ही उसे यूज़ करता था। उसने तब तक कार बदलने का खेल खेला जब तक कि वो वॉशिंगटन स्टेट के पास आइडा के लोकल एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच गया। लोकल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उसने एक प्लेन चुराया और ग्रेनाइट फॉल्स वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरी। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे जैसे ही एक बड़ा खाली इलाका नजर आया, कोल्टन ने तुरंत प्लेन को लैंड करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही प्लेन थोड़ा नीचे उतरा, ये देख वो हैरान रह गया कि इस इलाके में तो छोटे छोटे कटे हुए पेड़ों की जड़ें जमी हुई हैं। लेकिन अब प्लेन बहुत नीचे आ चुका था, इसलिए फैसला बदलना नामुमकिन था। मजबूरी में कोल्टन को जड़ों से भरी जमीन पर लैंडिंग करनी पड़ी, जिस वजह से प्लेन बुरी तरह डैमेज हो गया। लेकिन इस बार भी किस्मत ने कोल्टन का भरपूर साथ दिया और हल्की फुल्की चोट खाकर कोल्टन प्लेन से बाहर निकल आया और जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ये जंगल सुनसान नहीं था, इसलिए कुछ लोगों ने उसे देख लिया। दूसरी तरफ प्लेन लैंडिंग वाली जगह पर जब जमीन का मालिक पहुंचा तो उसे एक प्लेन बुरी तरह डैमेज दिखाई दिया। उसने जब अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। उसने बिना देर किए तुरंत पुलिस को खबर दे दी। प्लेन की खबर सुनते ही पुलिस और एफबीआई हेलीकॉप्टर में सवार होकर क्राइम सीन पर पहुंच गई, लेकिन दूर दूर तक भी उन्हें कोल्टन नहीं मिला। ये देख पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़े पैमाने पर चेक पॉइंट स्थापित कर दिए। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्हें इसी इलाके के एक परिवार से खबर मिली कि उन्होंने पेड़ों के बीच एक अनजान शख्स को देखा है। ये खबर मिलते ही पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और इलाके की तलाश शुरू कर दी, जहां सच में कोल्टन छुपकर बैठा हुआ था। जब उसने पुलिस को देखा तो वो तुरंत अपना सामान छोड़कर वहां से भाग निकला, लेकिन उसका सामान पुलिस के हाथ लग गया, जिसमें एक बैग था और उसके अंदर करीब $2000 कैश रखे थे। इसके अलावा कोल्टन की सेल्फी वाला कैमरा भी था, लेकिन जिस चोर की तलाश थी वो हाथ नहीं लगा। इतना पीछा करने के बाद भी कोल्टन 5वीं बार प्लेन चुराने और भाग निकलने में कामयाब रहा था, जो पुलिस के लिए काफी शर्मनाक था। इसके बाद कोल्टन वॉशिंगटन के ऑरिक्स आइलैंड में फिर से चोरी किए हुए प्लेन से पहुंचा, लेकिन इस बार लैंडिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इस आइलैंड पर रहते हुए कोल्टन ने कई घरों से चोरी भी की, जिससे पुलिस और ज्यादा सतर्क हो गई और उसे दिन रात तलाशा जाने लगा। ये देख कोल्टन ने कुछ समय के लिए अपना चोरी का बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि पुलिस की बढ़ती एक्टिविटी में वो फंस सकता था। कुछ समय तक सब शांत रहा, जिस वजह से कई लोगों को लगा कि शायद कोल्टन की डेथ हो गई है या वो समुद्र में डूब गया है। लेकिन थोड़े समय बाद वॉशिंगटन के दूसरे आइलैंड सैंड जॉन पर एक पोर्ट से बोट चोरी हो गई। ये चोर कोई और नहीं बल्कि कोल्टन था, जिसने बोट चोरी करके ऐलान कर दिया कि वो फिर से लौट आया है। कोल्टन इस बोट को लेकर लोपेज आइलैंड पर चला गया, जहां से उसने एक बोट और चुराई और अपने ओरिजिनल आइलैंड कैमेनो आइलैंड पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कुछ लोग उससे नफरत करने लगे थे, जबकि कुछ उसे जान से मारने की कोशिश में लगे थे। कोल्टन को पकड़ने के लिए कई मीटिंग्स रखी गईं, रात में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। हर कोई कोल्टन को पकड़वाकर अपना नाम बड़ा करना चाहता था, लेकिन कोल्टन किसी के हाथ नहीं लगा और सिलसिलेवार तरीके से बोट चोरी करता रहा। कोल्टन को किसी की परवाह नहीं थी। उसने चोरी करना जारी रखा और एक कार चुराकर द्वीप के दूसरे शहर में चला गया। एक दिन एनिमल केयर सेंटर के पास से गुजरते समय उसने सेंटर को एक लेटर भेजा, जिसमें लिखा था कि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और वो चाहता है कि इनसे एनिमल्स की देखभाल की जाए। इस लेटर के साथ लेटर बॉक्स में $100 डाले गए थे। इसके बाद कोल्टन ने वॉशिंगटन छोड़ने का फैसला कर लिया। इसी सोच के साथ वो शहर शहर भटकता रहा और पेट्रोल खत्म होने के बाद दूसरी कार चोरी कर आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 9 राज्यों और 11 कारों को चुराने के बाद कोल्टन इंडियाना में बने एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उसका पसंदीदा प्लेन खड़ा था। कोल्टन ने इसी को चुराने का फैसला किया और रात को जैसे ही मौका मिला प्लेन लेकर हवा में उड़ गया और बहामास की तरफ रवाना हो गया और अमेरिका को पूरी तरह से छोड़ दिया। एक खाली पड़े इलाके में कोल्टन ने लैंडिंग की और जंगल की गहराइयों में चला गया। लेकिन प्लेन की खबर जब आसपास के लोगों ने पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और प्लेन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें पता चला कि ये प्लेन तो अमेरिकन है। इसलिए पुलिस ने तुरंत अमेरिकन अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट कर इस प्लेन के बारे में बता दिया। ये सुन अमेरिकन अथॉरिटीज़ को समझते देर नहीं लगी कि प्लेन चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि कोल्टन है। इसलिए उन्होंने बहामास पुलिस को कोल्टन की पूरी कुंडली बता दी। अमेरिकन अथॉरिटीज़ को यकीन नहीं हो रहा था कि कोल्टन इतने कड़े पहरे के बाद भी अमेरिका से बहामास पहुंच गया। देखते ही देखते ये खबर न्यूज़ चैनल पर भी फैल गई। बहामास में भी कोल्टन ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया और शुरुआत में एक शॉप और एक रेस्टोरेंट में चोरी की सेंध लगाई और पैसे, खाना, ज़रूरत का सामान लेकर वहां से निकल गया।
यहाँ भी कोल्टन का ठिकाना जंगल ही बना, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए उसने काफ़ी वक्त बीच पर गुजारा, स्विमिंग की और नेचर को करीब से महसूस किया। साथ ही आइलैंड को घूमने के लिए उसने एक कार भी चोरी की और फिर लोकल पोर्ट एयरपोर्ट पर नज़र बनाए रखनी शुरू कर दी। पोर्ट पर उसे एक आदमी मिला जिसने अपनी बोट खड़ी की थी और चाबी को कार में छोड़कर नज़दीकी रेस्टोरेंट में खाना खाने चला गया था। बस इसी मौके पर कोल्टन ने चौका मार दिया और कार से चाबी लेकर पोर्ट की तरफ भागा और बोट चुरा ली और इसी की मदद से बहामास के एक दूसरे आइलैंड पर चला गया और करीब 1 हफ्ते तक वहीं रहा। यहाँ रहने के दौरान कोल्टन ने भरपूर कोशिश की कि वो किसी की नज़रों में ना आए। जहाँ भी होटल रेस्टोरेंट में उसने कैमरे लगे देखे, तुरंत अपना चेहरा छुपा लिया और अपना भेष बदलने की भी भरपूर कोशिश की। लेकिन इस तरह छुप छुप कर रहने से कोल्टन काफ़ी परेशान हो चुका था, इसलिए उसने एक और बोट चुराने का फैसला किया और बोट में सेंध लगाकर कुछ समय तक समुद्र में ही रहा, जहाँ उसने आज़ादी की खुलकर सांस ली। कुछ समय बाद वो एक बोट पर पहुंचा जहाँ उसकी मुलाकात 2 लड़कों से हुई, जिनमें से एक कोल्टन को पहचान गया क्योंकि उसने न्यूज़ में पढ़ा था कि जो भी कोल्टन को पकड़ेगा उसे $100 का इनाम दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस लड़के ने कोल्टन के सामने अनजान बने रहने का नाटक किया, लेकिन कोल्टन उसके हाव भाव से सब पहचान गया। इसलिए उसने लड़के से कहा, तुम पुलिस को बुलाओ और मुझे पकड़वाओ। दरअसल कोल्टन थोड़ा मजाक करना चाहता था, इसलिए उसने लड़के को उकसाया। कोल्टन की बात मानकर लड़के ने अपने दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि वो भी कोल्टन को पकड़वाने में शामिल होना चाहता था। इसके बाद उसने पुलिस को फ़ोन लगाया, लेकिन तभी कोल्टन उसे ठेंगा दिखाकर बोट लेकर भाग निकला। लेकिन तब तक लड़के का दोस्त अपने पूरे ग्रुप को लेकर समुद्र में उतर चुका था और बोट से कोल्टन का पीछा करने लगा। 6 लोगों का ये ग्रुप जल्दी ही कोल्टन की नाव के पास पहुंच गया और दोनों बोट्स के बीच रेस शुरू हो गई। शुरुआत में ये एक नॉर्मल रेस थी, लेकिन धीरे धीरे ये अग्रेसिव होती गई। ग्रुप के एक लड़के ने अपने पास छुपी बंदूक निकाल ली और कोल्टन पर तान दी। ये देख कोल्टन डरा नहीं, बल्कि उसने ऐसा करतब दिखाया कि पूरा ग्रुप हैरान रह गया। कोल्टन ने नाव को पानी में ऐसे झुकाया कि पानी की छींटें ग्रुप के मुंह पर पड़ी और जैसे ही वो डिसबैलेंस हुए, अचानक कोल्टन और उसकी बोट गायब हो गई और कुछ ही मिनटों में कोल्टन उनसे काफ़ी दूर चला गया। ग्रुप को लग रहा था कि वो बोट चलाना जानते हैं, लेकिन कोल्टन ने उन्हें बता दिया कि वो उनसे अच्छी बोट चला सकता है। इस तरह अपनी चालाकी और समझदारी से कोल्टन पूरे ग्रुप को धोखा देकर दूसरे बोट पर पहुंच गया। इस बोट के ठीक पीछे घर बना हुआ था, जहां मौजूद पहरेदार ने कोल्टन की हर एक्टिविटी को देख लिया। लेकिन तभी उसे पीछे से एक और ग्रुप नजर आया, जिनके साथ कुछ देर पहले कोल्टन की रेस हो रही थी। वो अब इस बोट तक पहुंच गया था। दोनों में फिर से रेस शुरू हो गई और उनकी तेज रफ्तार देख गार्ड ने उन्हें स्लो बोट चलाने का सिग्नल दिया। ये देख कोल्टन ने तुरंत बोट रोक दी और पानी में कूद गया और तैरते हुए बोट के किनारे तक आ गया। कोल्टन गार्ड के पास पहुंचा, जिसने बड़ी हैरानी से पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस पर कोल्टन ने उसे बताया कि वो लोग उसे मारना चाहते थे। ये सुन गार्ड ने आगे भी कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही कोल्टन पेड़ों की तरफ भाग गया। हालांकि गार्ड ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कोल्टन एक घर के पास मौजूद झाड़ियों में गुम हो गया। ये देख गार्ड ने तुरंत लोकल पुलिस को कॉल किया और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई और झाड़ियों में उसे ढूंढने लगी। लेकिन यहाँ भी कोल्टन घबराया नहीं, बल्कि उसने बोट की दूसरी तरफ चलना शुरू कर दिया और जल्दी से बोट पर चढ़कर वहां से भाग गया। ये देख पुलिस ने भी बोट से कोल्टन का पीछा करना शुरू कर दिया। अब कोल्टन आगे आगे था और पुलिस पीछे पीछे, जो तेज रफ्तार से कोल्टन के नजदीक पहुंच रही थी, जिससे कोल्टन भी थोड़ा घबराने लगा और उसका जैसे ही ध्यान भटका, उसकी बोट द्वीप के बाहर एक रेत के टीले से टकरा गई और रेत में बुरी तरह फंस गई। कोल्टन ने बोट को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बोट के प्रोपेलर रेत से टकराते रहे और बोट बाहर नहीं आ पाई। अब तक पुलिस भी उसके पास आ चुकी थी, लेकिन फिर से कोल्टन ने एक दांव फेंका और अपने पास रखी बंदूक अपनी कनपटी पर तानकर पुलिस को धमकाने लगा। एक तरफ तो वो पुलिस को भटकाता रहा, तो दूसरी तरफ खामोशी से बोट को निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी कोशिश रंग नहीं लाई और आखिरकार पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। जैसे ही उसकी गिरफ्तारी की खबर लोगों तक पहुंची, पोर्ट पर भीड़ जमा हो गई और लोग कोल्टन की तस्वीरें लेने लगे। इसके बाद उसे प्लेन के जरिए बहामास ले जाया गया, जहां उस पर मुकदमा चला और देश में इलीगल तरीके से घुसने के जुर्म में कोल्टन पर $3000 का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद बहामास से कोल्टन को उसके देश अमेरिका भेज दिया गया, जहां उस पर साल 2010 में कई चोरियों और डिटेंशन सेंटर से भागने का मुकदमा चला। इस समय कोल्टन महज 19 साल का था, यानी बालिग हो चुका था। उस पर 3 अलग अलग देशों अमेरिका, कनाडा और बहामास में 67 आरोप थे, जिनके बदले उसे 30 साल की सजा मिल सकती थी। लेकिन उसके वकील ने जज के सामने उसके बचपन की मुश्किलों को रखा और सिंपैथी में जज ने उसे सिर्फ 7 साल की सजा सुनाई, जिसमें से 5 साल बाद ही यानी 2016 में कोल्टन पैरोल पर जेल से बाहर निकल आया और उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी और फिर अपने लॉयर के ऑफिस में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी करने लगा। जब कोल्टन का इंटरव्यू लिया गया तो उसने खुलकर कहा कि वो पास्ट वाले कोल्टन से नफरत करता है और अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है और आज वो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड भी कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानियां अभी बाकी हैं। ऐसे ही अनोखे किस्से चाहते हो तो द यूनिक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।